सामी। नमस्ते। गाथा नंबर 57 है। इक्कीस प्रकार की संख्याओं को अपने देखा था, संख्यात, असंख्यात और अनंत, 2 से लेकर के केवल ज्ञान। यहाँ पर 14 धारों में विभक्त किया है कि वो है उन्हीं संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग रूप है, कौन सी घन रूप है, कौन सी द्विरूप वर्ग धारा में है। इस प्रकार सम विषम इन सब संख्याओं का ज्ञान होने के लिए यहाँ पर ये धाराओं का वर्णन किया है। क्योंकि अब हमेशा बताते हैं मनुष्यों की संख्या जो है वो कैसी है, विषम है। तो वहाँ पर वो कृति उसका भेद करते हैं ना, वो और कृति युग्म और जो करके उसका भेद करते हैं, तो वहाँ पर बताते हैं। तो इसी प्रकार कौन सा संख्या कैसी है ये पता चले, इसलिए ये विशेष बताया है। तो अपन उस दिन 14 धाराओं का नाम देखा था, सर्वधारा, विषम धारा, विषम धारा, फिर तीसरी विषम धारा, चौथी। ऐसे देखो तो वो विपरीत बताने के वैसा बताया है, लेकिन क्रम से ऐसे बताना, सम विषम, कृति अकृति, घन अघन, वर्ग मातृक अमातृक, घन मातृक अघन मातृक, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा और द्विरूप घनाघन धारा। इस प्रकार 14 धाराएं हैं। तो इसमें पूर्ण जो संख्या है, पहले तो सर्वधारा में क्या बताया कि सभी संख्याएं 1 से लेकर केवल ज्ञान पर्यंत सभी संख्या सर्वधारा में आती है। तो सर्वधारा में सभी संख्याओं का अंतर्भाव होता है, इसलिए सर्वधारा में स्थान पहले देखना कि सब धाराओं के पहला स्थान कौन सा है बताते गाथा में, और सब कुल मिलाकर उस धारा में कितने संख्या होती है, मतलब कितने स्थान आते हैं ये बताते हैं। तो सर्वधारा में 1 से लेकर के केवल ज्ञान तक, केवल ज्ञान अंतिम स्थान है, उसमें कितने स्थान हुए, तो जितना केवल ज्ञान का प्रमाण है उतना उसका स्थान हो गया, मतलब उतनी संख्या उस धारा में आ गई। दूसरी बताई थी समधारा। समधारा में 2 से लेकर के 2 से लेकर के 2 अधिक बढ़ाते जाओ, कहाँ तक जाना, अंतिम स्थान कौन सा होगा, केवल ज्ञान, ये सम संख्या है। और 2 से लेकर के चालू किया तो कुल स्थान कितने हुए समधारा में, केवल ज्ञान के आधे, सब 2-2 से बढ़ती हुई संख्या है ना, तो इसलिए केवल ज्ञान के आधे इस समधारा के स्थान है। तीसरी कौन सी धारा है, विषम धारा। विषम धारा में 1 से लेकर के 2-2 बढ़ते हुए संख्या आएगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह, कहाँ तक आएंगे, वो अंतिम स्थान कौन सा होगा, 99 नहीं, अंतिम स्थान कौन सा होगा, 99 तो अपना उदाहरण रूप से लिया है। एक कम केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में 1 कम करो वहाँ तक, नहीं केवल ज्ञान में 1 कम वहाँ तक की संख्या आएगी, अंतिम स्थान कौन सा होगा, केवल ज्ञान सम संख्या है, उसके आगे संख्या है ही नहीं है, तो केवल ज्ञान में 1 कम करो वो अंतिम विषम संख्या होगी। और कुल विषम धारा के स्थान कितने होंगे, केवल ज्ञान के आधे सम है और आधे विषम है। जैसे 1 से लेकर के 100 तक आपने देखा तो उसमें सर्वधारा में स्थान कितने हुए, 100 हुए। समधारा में कितने स्थान होंगे, 2 से लेकर के 100 तक 2-2 से बढ़ते हुए, तो कितने होंगे, 50। वो कैसे निकालना, उसके लिए आगे 57 नंबर के श्लोक में उन्होंने सूत्र बताया है, वो पढ़ करके फिर बताते हो कि कैसे निकालना। 57 नंबर का श्लोक है, स्थान लाने के लिए सूत्र, और सम और विषम धारा के कितने स्थान हैं वो बता रहे हैं। केवल नानसद्धम ठाणम सम विषम धारयाण हवे, आदि अंते शुद्धे वड्डी दे इगिजुदे ठाणा। केवल नानस अद्धम ठाणम सम विषम धारयान हवे, केवल ज्ञान का आधा प्रमाण
वह समधारा के और विषम धारा के स्थान है। अब ये स्थान कैसे निकालना, उसके लिए उन्होंने सूत्र बताया। आदि अंते शुद्धे वड्डी हिदे इगी जुदे ठाना। ये स्थान मतलब संख्या निकालने का सूत्र है कि अंत में से आदि को शुद्ध करो, शुद्ध करो मतलब माइनस करो, और उसमें वृद्धि से भाग दो और उसमें एक जोड़ो, तो क्या आते हैं, स्थान संख्या आती है। ये हमेशा आता है ये सूत्र अपने। अंत माइनस आदि प्रथम संख्या भागिले वृद्धि। वृद्धि मतलब कितने से बढ़ती हुई वो संख्या है उसको कहेंगे वृद्धि, और इसमें एक मिलाना, क्योंकि अंत में से आदि माइनस करते हैं ना, इसलिए उसको एक लगा मिलाते हैं तो सर्वस्थान आते हैं, कुल स्थान कितने हैं वो आते हैं। जैसे अब यहाँ पर सम संख्या कहाँ से लेकर के है, 2 से लेकर के 2 से बढ़ती हुई कहाँ तक, 100 तक है। तो कुल संख्या कितनी हुई ये निकालने के लिए यहाँ इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये 100 अंत स्थान है और 2 आदि स्थान है, तो 100 में से 2 माइनस कर 2 की है भाग देंगे और उसमें एक मिलाएंगे तो सब स्थान आते हैं। अब ये सरल है इसलिए को लगता है कि इसमें क्या निकालना, लेकिन कोई भी ऐसे बीच में से भी संख्या हो या संख्यात असंख्यात का भी गणित हो तो उसके संख्या निकलती है। 100 में से 2 गए, कितने रहे, 98 बटे 2, 5 चौक 8 और 92 18, 49 प्लस 1 तो कितने हो गए, 50 स्थान हो गए। तो 2 4 6 8 7 ऐसे बीच बीच में से समझा भी ये 100 है तो अपने को जल्दी समझ में आता है। अब बीच में से कोई भी ऐसे 138 है, कितने स्थान, तो ऐसा वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। या इस बहुत बड़ी भी संख्या हो तो उसका भी अपन निकाल सकते हैं। या 3 3 से बढ़ती हुई है, समान वृद्धि से बढ़ती हुई संख्याएं हो, सब संख्याओं का 1000 भी संख्याएं आप रखेंगे तो उन सब का जोड़ ऐसे हो सकता है। इस मतलब जोड़ नहीं, कितनी संख्या आदि स्थान 1 तो 99 में से 1 तो 98 फिर है ना, और 2 का भाग दिया तो 49 आया और उसमें 1 मिलाया तो 50। ये हमेशा के लिए सूत्र दिया आचार्य ने कि अंत कोई भी अंत संख्या हो, आप बीच में से कोई भी बताओ और 1 1 से बढ़ती हुई हो, जैसे बोलते ना कि पहली सीढ़ी में हमने 5 पत्थर रखे और हर सीढ़ी पर 5 5 बढ़ाते गए, और अंतिम सीढ़ी पर कितने रखे, 500 रखे, तो कुल कितने सीढ़ियाँ हो गई, निकालो। तो अपने को लगता है कि कैसे निकालेंगे, सब कैसा करेंगे, तो 5 माइनस करो और 5 5 से बढ़ती हुई संख्या है और उसमें 1 अधिक करो, तो अपने मन से भी एकदम निकाल सकते हैं अपन। 495 है, 5 9 45 और 4 रह गए ना, 5 9 45, तो कितनी सीढ़ियाँ हो गई, 99 सीढ़ियाँ हो गई, जो 99 पायऱ्या होत्या असा अर्थ निघाला। तो कितनी संख्या से कितनी संख्या है वो समान वृद्धि से चाहिए तो यहाँ पर निकल सकता है। रह गया ना 100 है बराबर, 1 प्लस करना पड़ेगा तो 100 आ जाएगा। बराबर 100 सीढ़ियाँ हुई। जैसे गणित में कहते हैं ना प्रमेय याद करो, जैसे ये सूत्र याद करो तो कभी भी काम आएंगे। 3 धारा हुई अपनी, कौन सी 3 धारा हुई, सर्वधारा, समधारा, विषमधारा। ये तो लौकिक में भी होती है इसलिए सरल है। अब आगे की धारा है, कौन सी है, वर्ग धारा।
खाता नंबर 58। हाँ, वो जो है उसका वो मूल निकालना रह गया। जो अर्थ संदृष्टि से है ना, जैसे केवल ज्ञान अंतिम स्थान है, समधारा के स्थान कितने केवल ज्ञान से आधे है, वो निकालना। केवल ज्ञान अंतिम है, शुरू का स्थान 2 है, वो 2 का भाग किया प्लस 1 किया। तो यहाँ पर केवल ज्ञान -2/2 है। अब इसको 1 प्लस करो इसमें, तो 1 प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समच्छेद करना पड़ेगा। केवल ज्ञान -2/2 प्लस 1/2 गुणित 2। तो यहाँ पर समान संख्या निकालो, तो हाँ मतलब ये -2 और ये +2 है ना, तो केवल ज्ञान में से ये -2 +2 गए, तो केवल ज्ञान बटे 2 रह गए स्थान। तो समधारा के स्थान केवल ज्ञान के आधे और विषम धारा के स्थान केवल ज्ञान के आधे, सर्वधारा के स्थान सभी है। जैसे 100 संख्या को उदाहरण लेकर के अपन करेंगे तो थोड़ा सरल जाएगा। 100 सर्वधारा के स्थान हुए, 50 समधारा के स्थान हुए और 50 विषम धारा के स्थान हुए। अब आगे की धारा कौन सी है, कृति धारा। कृति का अर्थ है वर्ग। 58 नंबर गाथा पढ़ते हैं। इगिचादि केवलंतम कदी पदम तपदम कदी अवरम इगिहीन तपद कदी हेट्टिमं कस्य सौवत्थ। इगिचादि केवलंतम, इसका आदि स्थान है 1 और अंत स्थान है केवल ज्ञान। बाकी के स्थान कौन से लेना बीच के, तो जो वर्ग रूप संख्या है, जितनी भी वर्ग रूप संख्या है, 1 का वर्ग करो कितना आएगा, 1 गुना 1 1 ही आएगा। 2 का वर्ग करो, वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, उसी संख्या को 2 बार रख करके परस्पर गुणा करते हैं, तो 2 का वर्ग 4 आता है। तो ये बीच की संख्या इसमें नहीं आएगी, 2 3 नहीं आएगी, केवल वर्ग रूप संख्या ही आएगी। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, बीच की संख्या नहीं आएगी। जो वर्ग रूप संख्या है वो सब इस धारा में आएगी, तो उसको कहेंगे वर्ग धारा, कृति धारा, वर्ग धारा। और अपने जैसे कहाँ तक अपने उदाहरण अंक संदृष्टि में कहाँ तक आएंगे, यहाँ पर 5 का 25 हो गया, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 100, 10 का 100 हो गया। ये अंक संदृष्टि से। वास्तविक गणित में यहाँ पर अभी और सब स्थान आएंगे, 11 का वर्ग आएगा, 12 का आएगा, 13 का आएगा, 14 का आएगा। कहाँ तक के आएंगे वर्ग, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक के वर्ग आएंगे, मतलब केवल ज्ञान तक लेंगे। जो वर्ग रूप संख्या है वो केवल इसमें लेना। तो अंतिम स्थान कौन सा है, केवल ज्ञान, ये इसका अंतिम स्थान है। और इस धारा में पहला स्थान 1 हो गया और अंतिम स्थान केवल ज्ञान हो गया। अब इसमें वो सूत्र से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो वर्ग रूप संख्या है। हाँ, तो अभी यहाँ पर केवल ज्ञान इस धारा में विशेषता है कि सब जगन्य स्थान आएंगे। जगन्य परता संख्यात, जगन्य उक्ता संख्यात, ये सब वर्ग रूप संख्या है। जगन्य असंख्याता संख्या, जगन्य परितानंत, जगन्य युक्तानंत और जगन्य अनंतानंत, सब जगन्य संख्या वर्ग संख्या में आएगी, उत्कृष्ट संख्या नहीं आएगी। फिर इसमें इस धारा में उस संख्या की उत्कृष्ट संख्या कौन सी आएगी, जैसे संख्यात में कौन सी लास्ट, यहाँ पर वर्ग करेंगे ना, यहाँ कौन सी लास्ट संख्यात की संख्या होगी जो वर्ग रूप होगी, उसको कैसे निकालेंगे, तो जगन्य परिता संख्यात का जो वर्गमूल है, जगन्य स्थान का जो वर्गमूल होगा उस वर्गमूल में से 1 घटाना, जगन्य स्थान का वर्गमूल उसमें से 1 कम करो, -1, तो जो आएगा उसका जो वर्ग होगा
वो इस धारा का मतलब इस संख्या का उत्कृष्ट स्थान होगा, वर्ग रूप स्थान होगा। मतलब संख्या में सबसे लास्ट संख्या कौन सी होगी इसमें, वर्ग संख्या। समझ में है ना क्या बता रहे हैं। जैसे अब जगन्य परिता संख्यात समझो 16 माना है अपन ने, 16 है। हाँ, तो इसका वर्गमूल क्या है, 4 है। 4 है वर्गमूल। इसमें से एक कम करो तो कितना आया, 3 आया। 3 का वर्ग क्या है, 9 है। 3 का वर्ग 9 है। तो वो इस धारा में यह भी आना हुआ है, इसकी अपेक्षा से बता रहे हैं कि जो 9 है ना, ये संख्या की उत्कृष्ट संख्या हो गई वर्ग धारा में। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये भी संख्या है, लेकिन वो वर्ग रूप नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो अपन लिखते जाएंगे ना वर्ग रूप संख्या, तो संख्यात की लास्ट संख्या कौन सी आएगी, तो ये जगन्य परिता संख्या के वर्गमूल में से एक कम करो और उस वर्गमूल का वर्ग करो। तो जो आएगा वह ये संख्यात का उत्कृष्ट स्थान होगा। फिर इसी प्रकार आगे भी करना, जगन्युक्त संख्यात का वर्गमूल निकालो, उसमें एक कम करो और उसका वर्ग करो। तो जो संख्या होगी वो जगन्य परिता संख्यात में उत्कृष्ट होगी। इस प्रकार सब जगह समझना। अब आगे तो एक ही वर्ग करना है, नहीं वो तो बीच में आएगी संख्या। जगन्य युक्ता संख्यात, उसका जगन्य असंख्याता संख्यात का वर्गमूल तो जगन्य युक्ता संख्यात ही है। हाँ, तो उसमें से भी एक कम करो और उसका वर्ग करो, वो संख्या मध्यम युक्ता संख्यात में आएगी। इस प्रकार सब जगह प्रोसीजर करना कि उस संख्याओं में सबसे उत्कृष्ट संख्या इसमें कौन सी होगी, वो निकालने के लिए युक्ति दी है आचार्य ने कि जगन्य तो सभी संख्या वर्ग रूप है, लेकिन उत्कृष्ट संख्या वर्ग रूप नहीं है। तो सबसे लास्ट उत्कृष्ट संख्या इसमें कौन सी आएगी इस धारा में, उस संख्या में से, तो उस जगन्य युक्ता जगन्य कोई भी संख्या होगी उसके वर्गमूल में से एक घटाओ और उसका वर्ग करो। जैसे अब ये किया, 16 अपन ने उत्कृष्ट जगन्य परिता संख्यात माना, उसका वर्गमूल निकाला 4, उसमें से एक कम किया तो कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 का जो वर्ग आया 9 आया, वो संख्या की उत्कृष्ट संख्या हो जाएगी। 9 वर्ग रूप संख्या है ना। पर 16 तो आपने जगन माना परिता संख्या, तो उसके नीचे संख्या आएगा ना, उत्कृष्ट संख्या करेगा। हाँ, तो उत्कृष्ट संख्या तो वर्ग रूप संख्या नहीं है। उत्कृष्ट संख्या में एक कम करो, वो भी वर्ग रूप संख्या नहीं है। उसमें और एक कम करो, वो भी नहीं है। तो कौन सी संख्या आएगी वो वर्ग रूप, हाँ 9 आएगी। तो मतलब है ना 15 को उत्कृष्ट संख्यात माना अपन ने, 16 को जगन्य परिता संख्यात माना। अब 15 भी इस धारा में नहीं आएगी, 14 भी नहीं आएगी, 13 भी नहीं आएगी। तो कौन सी आएगी संख्या लास्ट की यहाँ पर, तो इस वर्गमूल में से एक कम करके जो आया उसका वर्ग करो, वो संख्या यहाँ लास्ट में आएगी। बहुत सारी संख्याएं रहेगी, वो वर्ग रूप नहीं होगी, क्योंकि एक बार वर्ग करेंगे तो वो आगे की संख्या आएगी ना। ऐसे सब जगह करना, जगन्य युक्ता संख्यात का वर्गमूल निकालो, उसमें से एक घटाओ, उसका वर्ग करो। हाँ, जगन्य युक्ता संख्यात का वर्गमूल, हाँ, जो भी आया होगा वो मध्यम परिता संख्यात में आएगा। तो उसमें एक कम करो और उसका वर्ग करो, तो परिता संख्यात में वो लास्ट संख्या होगी। उत्कृष्ट परिता संख्यात ये वर्ग रूप नहीं है। हाँ, तो कौन सी संख्या परिता संख्यात की लास्ट होगी यहाँ पर, हाँ, सब जगह ये करना। वर्ग रूप नहीं होगी। 10 से 15 तक उत्कृष्ट परिता संख्यात की हाँ अंतिम वर्ग रूप संख्या वो, हाँ अंतिम वर्ग रूप संख्या, हाँ, उसके आगे तो कितनी संख्या होंगी, वर्ग रूप नहीं होगी, वर्ग रूप नहीं होगी, अंतिम वर्ग रूप संख्या ये होगी। ऐसे सब जगह लेना। युक्ता संख्यात में भी वर्ग रूप संख्या कौन सी होगी, तो जगन्य असंख्याता संख्यात के वर्गमूल में से घटाओ और उसका वर्ग करो, वो मध्यम युक्ता संख्यात होगी कोई संख्या। वर्गमूल नहीं, हाँ, जगन्य असंख्याता संख्या, हाँ, उसका वर्गमूल लिया, हाँ, उसके बाद एक घटाया। जैसे अभी 256 अपन ने क्या माना, संख्यात असंख्याता संख्यात मान लिया समझो, जगन्य। तो इसमें 16, इसका वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है 16, उसमें एक घटाओ, कितना है 15।
15 का वर्ग करो कितना आया? 225 आया। तो 226 से लेकर के 255 तक संख्या वर्ग रूप नहीं होगी। हाँ हाँ, 255 उत्कृष्ट युक्ता संख्यात है और 256 जगन्या संख्याता संख्यात है, ऐसा मानो तो ये नहीं होगी। ऐसा सब जगह निकालने का एक तरीका बताया उन्होंने, इसमें बताया शायद, हाँ इसमें दिया है गाथा में। इगिचादि केवलंतम कदी पदम तब पदम कदी अवरम। केवल ज्ञान एक आदि है और केवल जो है अंतस्थान है। हाँ हाँ, तर यही बताया उन्होंने, कदी अवरम, जो जगन्य स्थान है वो कृति रूप है, वर्ग रूप है। और इगिहीन तप पद कदी हेट्टिम उक्कस संवत्थ, एक कम उस पद का जो वर्ग है वो हेट्टिम उक्कस संवत्थ, वो नीचे का उत्कृष्ट सब जगह है। परता संख्यात का उत्कृष्ट कौन सा है? तो जगन्य युक्ता संख्यात के वर्गमूल में से एक कम करो। पद का अर्थ मूल, वर्गमूल लेना, उसके वर्गमूल, एक कम वर्गमूल का वर्ग करो तो नीचे के उत्कृष्ट का सर्वत्र उत्कृष्ट स्थान होगा। अभी ये ऐसा समझना ना कि मतलब 16 ये जगन्य परिता संख्यात माना, 256 ये असंख्याता संख्यात जगन्य संख्याता संख्यात माना, तो इनके जो वर्गमूल आते हैं उसमें से कम करके जो आया, जो संख्या आई उसका वर्ग किया, वह संख्यात का उत्कृष्ट हो गए। 9 आया तो फिर 10, 11 आदि को वर्ग रूप संख्या नहीं होगी। फिर 16 जगन्य परिता संख्यात आया, फिर उसके आगे की जो संख्या होगी, समझो 128 अपने जगन्य युक्ता संख्यात माना, तो 128 का वर्गमूल क्या है? 128 वर्ग रूप संख्या नहीं है, 125 है। हाँ, 144 12 का वर्गमूल है, तो 144 का वर्गमूल कितना है? 12। 12 में से एक कम करो कितना है? 11। 11 का वर्ग करो कितना होगा? 121 होगा। तो 121, 122 से लेकर के 143 तक कोई संख्या उस धारा में नहीं होगी, ऐसा ये बताया उन्होंने आचार्य। और उसके स्थान कितने हैं? पदम तब पदम, ये बहुत संक्षेप में, इसमें सब बातें आ गई जो मैंने बताया ना इस एक गाथा में। इगी च आदि, इगी च आदि मतलब 1 4 ये आदि हो गया, केवल अंत हो गया, और केवल पर्यंत कृति है। और पदम, उस धारा के पद कितने, स्थान कितने हैं? तब पदम मतलब केवल ज्ञान का पद का अर्थ वर्गमूल होता है। केवल ज्ञान का जो प्रथम वर्गमूल है उतनी संख्याएं इस धारा में होंगी। कैसे होगी? जैसे अपन उदाहरण से माना क्या, 100 माना है, 100 का वर्गमूल क्या है? 10 है। तो 10 ही संख्या अपने 100 यदि केवल ज्ञान माना तो इसके स्थान संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई, क्योंकि 10 के वर्ग आ गए ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि वहां तक की संख्या के अपने वर्ग किए हैं। जैसे 100 का जो 10 है वहां तक की संख्याओं के वर्ग हुए, इसलिए इसके स्थान कितने होंगे? जितना केवल ज्ञान का पहला वर्गमूल, केवल ज्ञान के वर्गमूल प्रमाण, पहला वर्गमूल जो होगा, अनेक वर्गमूल निकालते इसलिए पहला वर्गमूल बोलते हैं। केवल ज्ञान के वर्गमूल प्रमाण, प्रथम वर्गमूल ले लो, उतने स्थान इस धारा में होंगे। मतलब वर्ग रूप संख्या उतनी आएगी, बीच बीच की आएगी, लगातार नहीं आएगी। लेकिन कितनी कुल संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 अपने 10 गिना, लेकिन 10 ही है क्या वास्तविक गणित में? केवल ज्ञान पर्यंत वर्ग रूप संख्या ग्रहण करते हुए जाएंगे ना, तो केवल ज्ञान का जितना पहला वर्गमूल होगा उतनी संख्याओं के वर्ग हुए। केवल ज्ञान किसका वर्ग आएगा? केवल ज्ञान किसका वर्ग है? हाँ, केवल ज्ञान के पहले वर्गमूल का, उसके बाद के वह संख्याओं के वर्ग हुए ही नहीं। केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक की संख्याओं के वर्ग हुए,
उसके आगे एक भी संख्या बढ़ती है तो उसका वर्ग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर इसके ये वर्ग रूप संख्या कितनी होगी, केवल ज्ञान का जितना पहला वर्गमूल है उतनी होगी। जैसे 100 तक 10 के ही वर्ग आ गए, 10 तक की संख्या के वर्ग आ गए, 11 की संख्या के वर्ग 121 हो जाता है तो उसके आगे जाता है। हाँ, तो इसमें कितने वर्ग रूप स्थान आए, 10 ही आए। आगे और इसका ये नीचे की गाथा में वो भी बताए कि अवरम, ये कदी अवरम, जो अवरम मतलब जगन्य स्थान है वो कृति रूप है, वर्ग रूप है। और इगी हीन तप पद कदी हेटिम उक्कस संवत्थ, एक कम उस वर्गमूल का वर्ग, मतलब जो जगन्य वर्ग है उसमें एक, उसके वर्गमूल में एक कम करो और उसका वर्ग करो, वह हेटिम उक्कस संवत्थ, नीचे का उत्कृष्ट सब जगह है। इतने छोटे गाथा में, एक गाथा में कितना सारा बताया। इसलिए गाथाओं का अर्थ करना भी, ये कृति धारा हो गई। अब आगे की उसके उल्टे तुरंत लेना है, अकृति धारा। इसमें और कुछ बताना लगे, इसके साथ में कितनी आएंगे क्या और आगे की पहले धारा में आपने बताया कि इसके साथ जगन्य उत्कृष्ट आएगी या अनंत, वो इसके साथ में वही बताई ना अभी, क्या बताया ये जो एक आदि है, केवल ज्ञान अंत है और जगने जगने बीच के स्थान है, वो सब इस धारा में आते हैं, ऐसा बताया ना। और सब कुल मिलाकर के कितने स्थान है, तो केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। अब आगे अकृति धारा। कृति धारा निकालने के बाद ये धारा निकालने सरल है। जो वर्ग रूप स्थान नहीं है, अकृति का अर्थ नहीं, जो वर्ग रूप स्थान नहीं है उसको कहते हैं अकृति धारा। अब जैसे 2 किसी का वर्ग है क्या, अब ये सब संख्या हुई ना, 1 से लेकर केवल ज्ञान पर्यंत जो उसके बीच बीच की जो संख्या है सब आकृति में आएगी। धीरे बोलो, बीच बीच की जो संख्या आएगी ना वो इस धारा में आएगी। मतलब इस इन दोनों के बीच में जो है 2 3 फिर 5 6 7 8, ये किसी का वर्ग नहीं है, वो सब संख्या इस धारा में आएगी, उसको कृति धारा बोलेंगे। 2 है, 3 है, 4 तो वर्ग है, तो 5 6 किसी का वर्ग नहीं है, 7 8 9 है वर्ग, 10 11। इस प्रकार अपने 100 तक जाएंगे। समझो यहाँ 100 तक के 100 नहीं आएगा क्योंकि वो वर्ग रूप है, 99 तक आएंगे। अब आगे भी सब संख्या जो वर्ग रूप नहीं है कहाँ तक जाएंगे, ऐसे केवल ज्ञान में एक कम करो वहाँ तक, क्योंकि केवल ज्ञान वर्ग रूप है, तो केवल ज्ञान में एक कम करो वो अवर्ग रूप है, 2 कम करो वो भी अवर्ग रूप है, 3 कम करो वो भी अवर्ग रूप है। जो वर्ग रूप संख्या नहीं है वो सब इसमें आएगी। तो सब उत्कृष्ट स्थान इस धारा में आएंगे, अकृति धारा में, क्योंकि वो उत्कृष्ट स्थान किसी का वर्ग नहीं है। जो उत्कृष्ट परिता संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट संख्याता संख्यात, उत्कृष्ट परितानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत, उत्कृष्ट केवल वो अनंतानंत नहीं आएगा, केवल ज्ञान वर्ग रूप है, इसलिए वो नहीं आएगा। तो सब उत्कृष्ट स्थान इस धारा में आएंगे, जगन्य स्थान सब कृति धारा में आएंगे। अब कुल स्थान कितने होंगे, या कृति धारा में कितने संख्या आएगी, सर्व स्थान उसको बोलते स्थान संख्या। जैसे अभी 1 से लेकर के 100 तक अपन लेते हैं, तो इसमें 10 आई संख्या, तो इसमें कितनी संख्या आएगी, 90 आएगी। केवल ज्ञान में से 100 में से ये 10 कम करो, क्योंकि जो इसमें नहीं है वो इसमें ली ना अपन ने, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में से एक केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल प्रमाण है ना, तो केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का पहला वर्गमूल माइनस करो। नहीं अच्छा शायद वो भी आ जाएगी। हाँ वो आ जाएगा ना, केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल माइनस करो, तो जो प्रमाण आएगा वो इस धारा में आएगा।
मतलब ज़्यादा स्थान इसमें आएंगे, कृति धारा में कम आएंगे। तो यहाँ अपने अंकगणित से क्या करेंगे, 100 में से 10 कम करेंगे तो कितने स्थान होंगे, 90 स्थान होंगे। तो ये हो गए अकृति धारा। नहीं नहीं, सम संख्या आएगी, अविषम संख्या आएगी, सब सम विषम का नहीं। जो वर्ग किसी का नहीं है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, वो संख्या इसमें आएगी। और जो वर्ग होती है वो कृति धारा में आए। जो वर्ग रूप है वो कृति धारा में आए, जो वर्ग रूप नहीं है वो अकृति धारा में आए। लौकिक गणित में इसको क्या बोलते हैं, वर्ग, और ये बोलते हैं। अब आगे की कौन सी संख्या है, घन धारा। 5 हो गई ना, 6 हो नहीं, हाँ घन धारा छठी है, घन धारा। उनसठ नंबर की गाथा है, नहीं 59 नहीं है, 59 हो गई नहीं, 59 ही बराबर है ना, 59। दुप्पहुदिरुवज्जिद केवल नानावसानमकदीये शेषविः विषमं वा सपदोणम केवलम। जो अभी अपने अकृति धारा लगाई ना, वो उसकी गाथा रह गई थी, वो पढ़ी पहले। दुप्पहुदी रुवज्जिद केवल नानावसानम अकदीये, 2 से लेकर 1 कम केवल ज्ञान पर्यंत, रूप का अर्थ 1, वज्जिद मतलब रहित, केवल ज्ञान, वहाँ तक की संख्याएं अकृति रूप धारा में आएंगी। मतलब 2, 3, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार कहाँ तक जाना, केवल ज्ञान में 1 कम तक जाना। और शेष भी बाकी की विधि विषमम वा, विषम के समान है। सपदोणम केवलम ठाणम, इसमें कितने स्थान है, 1 कम केवल ज्ञान का प्रथम, नहीं केवल सपद मतलब अपना वर्गमूल, केवल ज्ञान का जो अपना वर्गमूल है उससे रहित केवलम स्थानम, केवल ज्ञान जो है वो इसके इस धारा के स्थान है। अभी क्या था, केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का पहला वर्गमूल, वो यहाँ पर गाथा में बताया है। अब आगे सपद मतलब अपना वर्गमूल, अपने वर्गमूल से रहित केवल ज्ञान, वह इस धारा के स्थान है। मतलब केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का पहला वर्गमूल माइनस किया, उतने इस धारा के स्थान हुए, और सब उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थान इसमें आएंगे। ये विशेषता क्यों समझना, क्योंकि अपने बीच बीच में संख्या आती है ना, वो वर्ग रूप है, या धवला में तो इसका बहुत वर्णन करते हैं, ये कृति रूप है संख्या, ये ऐसी है। जो अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं वह हमेशा कृति रूप होते हैं, मतलब ऐसे संख्या आती है, वहाँ पर युग्म रूप होती है। अब घन धारा के स्थान बताते हैं। ये 8 पहुड़ी केवल दल मोल सुवरे चढ़िद ठाण जुदे तघणमंतम बिंदे ठाणम आसन्न घणमूलम। घन धारा में कौन सी धारा, कौन सी संख्या आएगी, सब घन रूप संख्याएं। हाँ, जितने वर्ग संख्याओं के घन हो सकते हैं वो सब संख्या इसमें आए, घन रूप संख्याएं आएगी। तो शुरुआत कहाँ से करें, 1 का घन क्या है, 1 से लेकर ही शुरू करेंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 2 गुना 2 3 बार कराना ना गुना उसका, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 आता है। 3 का घन आएगा 3 गुना 3 गुना 3 मतलब 27, 27। 4 का घन आएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। और 16 यहाँ अपने उदाहरण में लिया है, वो नहीं है घन रूप संख्या, और केवल ज्ञान भी घन रूप नहीं संख्या है। फिर आगे धारा में तो सब होंगे ना, 5 का घन 125, 6 का घन जो है वो
सब आएगा इसमें। 36 तक कितना होता है? 36, 216। हाँ, यानी 6 का घन। 6 36 हो गया। हाँ। और 36 को 6 से करेंगे। 6 हाँ। से 180, बराबर 216। 216 आएगा, बराबर। 36 तक का 216। ऐसे सब संख्याएं जो होगी 7 8 9 10 सभी के घन जो है वो इस धारा में आएंगे। और अंतिम स्थान कौन सा होगा इसमें? हाँ, केवल ज्ञान का से आगे तो संख्या नहीं है। हाँ, किसका? केवल ज्ञान घन रूप नहीं है ना संख्या। केवल ज्ञान एक घन रूप संख्या नहीं है। फिर क्या करेंगे? केवल ज्ञान का इस उन्होंने बताया है कि केवल ज्ञान का जो आधा प्रमाण है आसन्न घनमूल, ऐसा बताया उन्होंने। केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल तक, अच्छा, निकट जो हाँ, होगा, आसन्न घनमूल का जो घन होगा, मतलब आसन्न घन कहो, केवल ज्ञान के पास जो घन रूप संख्या होगी, केवल ज्ञान के पास जो संख्या होगी उसको कहते हैं केवल ज्ञान के आसन्न घन तक। आसन्न मतलब पास, आसन्न घन तक संख्या इसमें होगी। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि ये आसन्न घन कैसा निकालना। तो केवल ज्ञान का आधा करो, जो संख्या है केवल ज्ञान का आधा रूप संख्या वो घन रूप संख्या है। केवल ज्ञान का आधा करते हैं तो वो संख्या घन रूप होती है। कैसे? तो उसका वो नियम बता रहे हैं आगे जा करके। फिर उस आधी संख्या का जो घनमूल होगा, केवल ज्ञान की आधी संख्या का घनमूल, उसके ऊपर ऊपर की संख्या के घन करते जाओ। तो जहाँ तक जाएंगे और वो जहाँ वो केवल ज्ञान से कम संख्या आएगी जिस घनमूल का घन, वहाँ तक घन करते जाएंगे। फिर आगे की संख्या का घन नहीं होगा। जैसे उदाहरण लिया है यहाँ पर कि समझो 65,536 केवल ज्ञान माना, 536 केवल ज्ञान माना। अब इसका आधा करो तो कितना आता है? बेतिया 32,768 आते हैं। तो ये 32,768 जो है वो 32 का घन है। 32 गुना 32 गुना, हाँ, नहीं 65,536 अपन ने केवल ज्ञान माना और उसका आधा किया। वो आधा जो है वो घन रूप संख्या है। तो वो कौन सी संख्या है? आधा 32,768 है। हाँ, यह इसका घनमूल क्या है 32,768 का? तो 32 है। तो वो तो पाया गया ना इसमें। अपन ने 5,536 एक समझने के लिए केवल ज्ञान को माना, तो उसका आधा किया तो ये घन रूप संख्या है। किसका घन है ये? तो 32 गुना 32 गुना 32 करेंगे तो 32,768 आता है। फिर 33 का घन करेंगे तो इसके थोड़ा बड़ा आएगा। 34 का घन करेंगे तो भी ये सब संख्या आएगी। इस प्रकार घन करते करते 40 तक जाओ। तो 40 का घन किया तो कितना आता है? 40 गुना 40 गुना 40, 64,000 आता है। और 41 का घन करो तो वो 65,536 से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, 68,000 कुछ आता है। इसलिए यहाँ पर जो 40 संख्या है वो घनमूल है। इसका जो घन किया 64,000, ये केवल ज्ञान का आसन्न घन हो गया। केवल ज्ञान 65,536 माना। अब 64,000 जो है इसका पास का घन, इसके पास के घन रूप संख्या 65,536 घन नहीं है। तो ये घन रूप संख्या है 64,000। तो इसको कहेंगे केवल ज्ञान के आसन्न। ऐसे वास्तविक गणित में जानो कि केवल ज्ञान का आधा करो समझने के लिए कि जो आधा जो है वो किसी संख्या का घन है। केवल ज्ञान का आधा, वो भी कैसे जाना, ऐसा प्रश्न किया है। केवल ज्ञान का आधा घन रूप संख्या है, आपने कैसे जाना? तो उसका युक्ति देने वाले अभी आगे बताते हैं। तो पहले ये समझ में है कि आसन्न घन क्या संख्या है। मतलब केवल ज्ञान के पास जो घन रूप संख्या होगी, सामान्य तो ऐसा लेना है, तो उसको कहते हैं आसन्न घन। जैसे अब 100 है, 100 के पास कौन सी संख्या है? 64 है। अपन ने 100 केवल ज्ञान माना है ना,
तो उसके पास कौन सी घन रूप संख्या 64 है, तो वो आसन्न घन हो गए, वहां तक की संख्या इस धारा में होगी, उसके आगे की नहीं होगी। आसन्न केवल ज्ञान के आसन्न घन तक की संख्या ये अंतस्थान होगा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि केवल ज्ञान का आधा जो है वो घन संख्या घन रूप धारा का स्थान है। ये आपने कैसे जाना? थोड़ा सा ही सूक्ष्म है, किसी को समझ में आएगा उतना समझ लो, नहीं तो भी आगे समझ में आएगा या समझना केवल। तो द्विरूप वर्ग धारा में मतलब ये अनंत का गणित है, और अनंत में भी आप आधा करते तो घन रूप आता है, चौथा भाग करते तो भी घन रूप आता है। ये कैसे जानते? तो एक नियम है। क्या नियम है? आगे द्विरूप वर्ग धारा आने वाली है। 2 का वर्ग किया 4, 4 का वर्ग किया 16, 16 का वर्ग किया 256, 256 का वर्ग किया 65,536, उसका वर्ग किया 12। ये सब आने वाली है संख्या आगे। तो ये द्विरूप वर्ग धारा के जो स्थान जिसकी वर्गशाला का समरूप होती है उसका, यदि इसमें दिया है क्या उन्होंने गाथा में? हाँ, आगे के इसमें दिया है, शायद आगे की गाथा में दिया है उन्होंने। पहले बताती हूँ फिर वो पढ़ेंगे गाथा पर। तो इसका जो द्विरूप वर्ग धारा जिस स्थान की वर्गशाला का समरूप होती है उस वर्ग स्थान का आधा करते तो वो घन रूप संख्या होती है। अब ये पहले स्थान पर है, ये विषम स्थान है, या इसकी वर्गशाला का दोनों भी बोल सकते हैं। जिस राशि की वर्गशाला का समरूप है उसका आधा करते हैं तो वो घन संख्या होती है, और जिसकी वर्गशाला का जो है वो विषम है तो उसका चौथा भाग करते हैं तो वो घन संख्या होती है। जैसे 16 का आधा, ये पहला स्थान मतलब विषम है, ये दूसरा स्थान मतलब सम है, ये तीसरा स्थान विषम है, चौथा स्थान सम है। अब विषम स्थान क्या चौथा भाग करेंगे तो वो घन रूप संख्या होगी। 4 का चौथा भाग क्या है? 1, ये घन स्वरूप संख्या है। 16 का आधा करना, विषम स्थान सम संख्या का क्या करना? आधा करना। 8, ये भी घन रूप संख्या है। 256 का अब ये कौन से स्थान पर है? विषम, तो इसका कितना भाग करना? चौथा भाग करना, 64, चौथा भाग। तो ये भी 64 घन रूप संख्या है। मतलब सम स्थान पर जो संख्या है उसका आधा करो तो वो घन होता है, और विषम स्थान पर जो संख्या है उसका चौथा भाग करो तो वो भी घन रूप संख्या है। जैसे आप 65,536 इसका कितना सम स्थान पर है तो इसका क्या करेंगे? आधा, 32,768। ये 32 का घन है, ये 4 का घन है। ऐसे संख्या है। बादल का चौथा भाग करेंगे तो वो भी समरूप संख्या होगी। तो ऐसे जाते जाते केवल ज्ञान भी द्विरूप वर्ग धारा में लास्ट में है, और वो सम स्थान पर है। वो भी कैसे सम स्थान पर? वो यहाँ पर वो उसका भी रीजन पता है। प्लस लास्ट स्थान द्विरूप वर्ग धारा का केवल ज्ञान आता है ऐसे, और वो सम स्थान पर है केवल ज्ञान। ये जैसे अभी 216 सम स्थान पर आया ना, 65,536 सम स्थान पर है। ऐसे केवल ज्ञान जो आता है ना वो सम स्थान पर आता है, मतलब केवल ज्ञान की वर्गशाला का समरूप है, ऐसा समझो। हाँ, तो वो भी कैसे मानना? तो उसका भी नियम बताया। समरूप है कैसे जाना? तो जिसकी वर्गशाला का उस धारा में होती है, जिस राशि की वर्गशाला का उस धारा में होती है वो राशि सम स्थान पर होती है। जिसकी वर्गशाला का, हाँ, अब केवल ज्ञान की वर्गशाला का द्विरूप वर्ग धारा में है, इसलिए केवल ज्ञान सम स्थान पर है। हाँ, अब जैसे 65,536 ये इसकी वर्गशाला का कितनी है? 4 है, तो है इस धारा में। अच्छा, तो इसलिए ये सम स्थान पर है। हाँ हाँ, मतलब जिस राशि की वर्गशाला का इस धारा में होती है वह राशि सम स्थान पर होती है। तो केवल ज्ञान की वर्गशाला का द्विरूप वर्ग धारा में है, इसलिए केवल ज्ञान सम स्थान पर है, द्विरूप वर्ग धारा के सम स्थान पर है। इसलिए केवल ज्ञान का आधा करो तो वो घन रूप संख्या है। सम स्थान पर जो संख्या है उसका आधा करने पर वो घन रूप संख्या है। हाँ, तो इसलिए हमने ये भी जाना कि केवल ज्ञान का आधा घन है,
और केवल ज्ञान समस्थान पर है क्योंकि उसकी वर्गशाला का उस धारा में है, ऐसा इस प्रकार के से सिद्ध किया है। ये द्विरूप वर्ग धारा में सिद्ध करोगे। हाँ। तो केवल ज्ञान की धारा वो उस धारा में। हाँ, केवल ज्ञान उस धारा में है, द्विरूप वर्ग धारा में है। हाँ, इसलिए केवल ज्ञान का आधा जो है वो उसका घन धारा का स्थान है, ये जाना। और उस सम स्थान पे। हाँ, तो केवल ज्ञान का जो आधा होगा ना, उसका जो घनमूल होगा वहां तक के तो घन होंगे, फिर उसके आगे भी घन करते जाओ। केवल ज्ञान से जब कम होगा, केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन होगा। केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन होगा। क्यों होगा केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन? क्योंकि द्वितीय वर्गमूल का घन कैसे आता है? द्वितीय वर्गमूल गुणित प्रथम वर्गमूल बराबर घन। उस संख्या का, हाँ, मतलब जैसे 256 है तो उसका पहला वर्गमूल क्या है? 16 और द्वितीय वर्गमूल क्या है? 4। तो 4 का जो घन है वो कितना होगा? 4 का घन। तो पहले वर्गमूल का और दूसरे वर्गमूल का गुणाकार करो तो 64 आया। तो केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन क्या होगा? हाँ, केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल गुणिले केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल बराबर केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल का घन होगा। प्रथम वर्गमूल का घन नहीं होगा, क्योंकि प्रथम वर्गमूल का घन करने के लिए प्रथम वर्गमूल गुणित प्रथम वर्गमूल गुणित प्रथम वर्गमूल करना पड़ेगा, तो केवल ज्ञान से बड़ा हो जाएगा। केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल गुणिले केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल किया तो केवल ज्ञान आ गया, और पुनः केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से गुणा करेंगे तो केवल ज्ञान से बड़ी संख्या आएगी ना। इसलिए केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन इस धारा में है, घन धारा में, लेकिन प्रथम वर्गमूल का घन नहीं है। उससे भी नीचे की जो संख्या है उसके घन। इसलिए क्या है ना, केवल ज्ञान का आधा करो और फिर उसके ऊपर की संख्याओं के घन करते जाओ। जिस संख्या के घनमूल के घन हो सकता है, केवल ज्ञान से छोटा आता है, वहाँ तक की संख्याओं का घन इसमें होगा। तो केवल ज्ञान के आसन्न घन तक ये संख्या इस घन धारा में होती है। तो इसके कुल स्थान कितने होंगे घन धारा के? किसी को ये बाकी का समझ में नहीं आए तो इतना समझ लो कि घन धारा में कौन सी संख्या होती है। हाँ? जो प्राथमिक लोग हैं या जो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता उनको इतना याद रखना कि जो जो घन रूप संख्या है वो यहाँ में इसमें होती है, और केवल ज्ञान घन रूप संख्या नहीं है। तो केवल ज्ञान के पास जो घन रूप संख्या होगी वहाँ तक यहाँ पर संख्या पाई जाएगी। हाँ? तो आसन्न घन बोलना उसको। तो इसके कुल स्थान कितने होंगे? तो ये जो आसन्न घन बताए केवल ज्ञान का, उसका जो घनमूल होगा उतनी संख्या इसमें होगी, क्योंकि वहां तक की संख्या के घन हुए हैं। हाँ? 1 का घन हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, कहाँ तक के हुए? जो आसन्न घन का जो घनमूल होगा वहां तक की संख्याओं के घन हुए, तो उतनी संख्या इस धारा में होगी। केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल तक जिसका एक घन है वो जो संख्या होगी घनमूल, जैसे उदाहरणार्थ अपन 64 अपना है तो इसका घनमूल क्या है? 64 का घनमूल क्या? 4 का घन किया ना, तो 64 का घनमूल आया 4। तो 4 संख्या इसमें पाई गई, 1 2 3 4। इसका जितना घनमूल हुआ वो उतनी संख्या इस धारा में पाई जाएगी, घन धारा में। और आगे की धारा कौन सी है? अघन धारा। तो जो घन रूप संख्या नहीं है वो सब इस धारा में आएगी। जो बीच के, अब 1 से लेकर 8 के बीच में संख्या है, 2 किसी का घन नहीं, 3 किसी का घन नहीं, 4 5 6 7 ये सब संख्या इसमें आएगी। फिर 8 को छोड़ करके 9 से लेकर के 26 तक के बीच की संख्या आएगी, सब 9 10 11 12 13 14। फिर 27 को छोड़कर 28 से लेकर के 64 के बीच के जो जो घन रूप नहीं है संख्याएं, वो सब इस धारा में पाई जाएगी।
और लास्ट की संख्या कौन सी आएगी इसमें? केवल ज्ञान तक आएगी ना। केवल ज्ञान भी किसी का घन नहीं है, हाँ? बीच बीच की संख्या लेकर के केवल ज्ञान इसका लास्ट का होगा। तो इसके कुल स्थान कितने पाए जाएंगे? जैसे अपन कृति धारा में किया ना, स्थान संख्या कितनी होगी? हाँ, केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल घटा दो। तो क्योंकि इसमें 4 है, 100 में से 4 इसमें है, तो बाकी कितने रह गए? 100 - 4 करो, 96 रह गए ना। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल, आसन्न घनमूल आसन्न घन का घनमूल, आसन्न घन संख्या जो है उसका घनमूल माइनस करो। जैसे अंक संतुष्टि में 100 अपने केवल ज्ञान माना और केवल ज्ञान के आसन्न मतलब 100 के आसन्न घन होगा 64, उसका घनमूल हुआ 4, उसको माइनस किया तो 96 संख्या इसमें आएगी। मतलब दोनों मिला करके पूरी संख्या होगी। सब जो है ना, अपन पहले सर्वधारा में सब संख्या है, फिर सम और विषम सब मिला करके सब धारा होगी, फिर कृति और अकृति मिला करके सब संख्या होगी, फिर घन और अघन दोनों मिला करके सब संख्या होगी। ये उल्टे उल्टे है ना बराबर। सम विषम दोनों जोड़ो तो सब संख्या बनेगी, कृति अकृति मिलाओ तो सब संख्या होगी, फिर घन अघन मिलाओ तो सब संख्या होगी। जैसे यहाँ 4 लिया और यहाँ 96 लिया, जैसे यहाँ पर उदाहरण अंक संतुष्टि में 4 लिया तो 4 और 96 मिला करके 100 होते हैं। वहाँ विषम 50 और सम 50 मिला करके 100 होते हैं। कृति के अपन ने देखे कि 10 और 90 मिला करके 100 होते हैं। अब आगे की संख्या धारा। वर्गम मातृक धारा है, कृति मातृक धारा कहो। इसमें ये गाथा पढ़नी रह गई ना अपने। 60 पढ़ी थी ना अपन ने, 60 हो गई थी। 60 में पढ़ा था और उसका अर्थ लगाया था, थोड़ा सा लगाया था कि एगी अड़ पहुदिम। 60 नंबर की गाथा का अर्थ देखो, फिर 61 नंबर गाथा पढ़ेंगे। एगी अड़ पहुदिम 1 8 इत्यादि केवल दल मूल सुवरी। केवल ज्ञान के दल मतलब आधा, दल का अर्थ होता है आधा। केवल ज्ञान के आधे का जो घनमूल होगा उसके ऊपर चढ़ित ठाण जुदे, जितने स्थान चढ़े उस स्थान से युक्त, और उसका घन करने पर तक घनम, उसका घन वो अंतिम स्थान है। विंध्य मतलब घन रूप संख्या में विंध्य का अर्थ भी घन होता है, वृंद विंद, तो उसका जो घन है वो अंतिम संख्या है। मतलब केवल ज्ञान के आधे के ऊपर जितने स्थान जाने पर वो घन संख्या आएगी, वो स्थान यहाँ पर लेना। हाँ, आधे का घनमूल जो है मतलब वो माना हुआ, वास्तविक गणित में वैसा लेना। वहाँ पर ठाणम आसन्न घनमूलम, स्थान कितने हैं इस धारा के? स्थान आसन्न घनमूल प्रमाण। केवल ज्ञान का जो आसन्न घन हुआ उसका जो घनमूल आएगा उतने स्थान इस धारा में पाए जाएंगे। अब वो आगे बता रहे हैं, वो केवल ज्ञान का आधा जो है उसका घनमूल निकाला ना, तो केवल ज्ञान का आधा घनरूप संख्या है, आपने कैसे जाना? तो उसके लिए यहाँ पर युक्ति दे रहे हैं। सम कदी सलवि कदिये दलिदे घन में तवि समगे तुरिये अघन सदुसवम वा विघन पदम केवलम। एक लाइन में सब नियम बताया। सम कदी सल वि कदिये दलिदे घन मेत्थ विसमगे तुरिये। समकृति शलाका मतलब कृति मतलब वर्ग, जिस राशि की वर्गशाला का सम है उसका दलिते विकृतो दलिते मतलब उसका आधा करने पर
घन होता है। और एथ विषमगे तुरीय, और विषम जिसकी वर्गशाला का है, जैसे 4 की वर्गशाला का 1, 256 की वर्गशाला का 3, ऐसे विषम शाला का उसी स्थान, जिस द्विरूप वर्ग धारा के जिस स्थान पर संख्या होगी ना उतनी उसकी वर्गशाला का होती है। पहले स्थान पर उसकी वर्गशाला का 1, दूसरे स्थान पर जो संख्या उसकी वर्गशाला का 2, तीसरे स्थान पर जो संख्या उसकी वर्गशाला का 3, जिस स्थान पर वो संख्या होगी उतनी उसकी वर्गशालाएं होती है। तो इसलिए विषमगे मतलब विषम स्थान पर या विषम जिसके वर्गशालाएं हैं उसके तुरीय मतलब उसका चौथा भाग करने, तुरीय मतलब चौथा भाग करने पर वह घन संख्या होती है। मतलब द्विरूप वर्ग धारा के समस्थान पर जो संख्या है उसका आधा करने पर वो घन होता है, और विषम स्थान पर जो संख्या होती है उसका चौथा भाग करने पर वो घन संख्या होती है। तो इसलिए हमने जाना कि केवल ज्ञान का आधा जो है वो घन रूप संख्या है, मतलब वो तो घन रूप पाई जाएगी, उसके आगे के घनमूल के जो संख्या है वो भी इसमें पाई जाएगी। तो केवल ज्ञान के आधा तक तो है ही, इसमें बताने का भाव क्या है, घन धारा में स्थान कहाँ तक है, केवल ज्ञान के आधे तक तो है ही। हाँ नहीं, केवल ज्ञान का आधा जो है वो घन रूप संख्या है, फिर उसके आगे भी कुछ स्थान जाने पर वहाँ पर घन आसन घन आता है, ये बताना है केवल ज्ञान के आधे से आगे। और अघन सद सौवम, अघन धारा के सब स्थान कितने हैं, विघन पदम जो केवलम ठानम, केवल ज्ञान में से घनमूल से को माइनस करो, विघन पदम केवलम ठानम, ये सब एक एक शब्द से जानो अर्थ उसका। क्या समझे, वी मतलब रहित, घन पद मतलब घनमूल, जो केवल ज्ञान का आसन घन का घनमूल है उससे कम केवल ज्ञान, ये इसके स्थान है। तो केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान के आसन घन का घनमूल घटाओ तो अगण धारा के स्थान होते हैं। ये सब जाना था अपन। अब आगे के चल रहे हैं अपने धारा, कौन सी, वर्ग मातृक धारा। क्या बोल रहे थे आगे की धारा, कितने नंबर के है, 8 नंबर की, वर्ग मातृक धारा। वर्ग मतलब कृति, कृति मतलब वर्ग, और मातृक मतलब माता। वर्ग को जन्म देने वाली धारा वो वर्ग मातृक धारा है। मतलब जिन जिन संख्याओं के वर्ग हो सकते हैं, मतलब सब वर्गमूल इसमें ग्रहण करना। जो जो कृति धारा में अपन ने वर्ग लिए हैं उन सब के वर्गमूल इस धारा में लेना। जैसे 1 का वर्ग हुआ था तो 1 से लेकर के 1, 2 का भी वर्ग हुआ था, 3 का भी वर्ग हुआ था, 4 का भी, इस प्रकार जितने संख्या तक के वर्ग हो सकते हैं वो इस धारा में सब आएंगे। तो कौन सी संख्या तक के वर्ग होंगे, केवल ज्ञान का पहला वर्गमूल। हाँ जैसे अभी यहाँ पर समझो अपन 100 का वर्गमूल क्या है, 10 है, तो 10 संख्याओं के वर्ग हुए ना, तो इसलिए 10 तक के आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके आगे की संख्या इसमें नहीं होगी। यदि 100 अपन ने केवल ज्ञान माना उसके अपेक्षा से, वास्तविक गणित में 10 से लेकर के भी आगे केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक।
यहाँ तक के संख्यांक के ही वर्ग हुए हैं, उसके आगे की संख्या के वर्ग नहीं होते हैं क्योंकि उससे बड़ी संख्या नहीं है। तो ये अंतिम स्थान हुआ, केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल अंतिम स्थान हुआ इस धारा का, और एक प्रथम स्थान हुआ। हाँ, जैसे तो सर्व स्थान कितने हुए इसके? हाँ हाँ, नहीं, ये तो केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल प्रमाण ही हो गए ना। जितने वर्ग कृति धारा के स्थान है उतने ही वर्ग मात्रक धारा के स्थान होंगे, इन्हीं के वर्ग उसमें है ना। तो इसलिए केवल ज्ञान का जो पहला वर्गमूल है उतने स्थान हो गए ना, एक से लेकर के वहां तक है, एक एक से बढ़ते हुए हैं, इसलिए ये संख्या ही यहाँ पर आएगी। केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल प्रमाण उसके स्थान है, मतलब अपने लौकिक 100 माना है उसमें 10 स्थान हो गए। केवल ज्ञान नहीं आएगा एक वर्ग मात्रक धारा में, जिन संख्याओं का वर्ग हुआ है, मतलब वर्गमूल सब आएंगे इसमें। हाँ, वर्गमूल तो केवल ज्ञान वर्गमूल नहीं है ना, केवल ज्ञान का वर्गमूल वहां तक की संख्या के वर्ग हुए हैं। जैसे उदाहरण माना कि 100 केवल ज्ञान है तो उसका वर्गमूल क्या है? 100 का वर्गमूल 10 है, तो 10 संख्या के तक के वर्ग इस धारा में आए ना। हाँ, 10 तक की संख्या के ही वर्ग होते हैं, इसलिए 10 तक की संख्या इस धारा में आई। 11 का वर्ग करेंगे तो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो वो इस धारा में नहीं आएगा। तो यहाँ पर केवल ज्ञान का जो प्रथम वर्गमूल यही अंतिम स्थान है और उतने इसके कुल स्थान है। आया ना समझ में कि केवल ज्ञान के एकदम असे समजाल की नाही? सोपं आहे, उलट म्हणजे अवघड नाही आहे, हे एकदम सोपं आहे। हाँ हाँ, वो तो केवल ज्ञान प्रथम वर्गमूल आएगा ना, वो तो क्या एक घटाना और एक बढ़ाना उसमें, तो वही आएगा। एक एक से बढ़ती हुई संख्या है ना यहाँ पर। वर्गमूळ, वर्ग, घनमूळ, घन हे कळते ना, तेच आहे याच्यामध्ये, दुसरं काही नवीन काही नाही आहे। ज्या ज्या वर्गरूप संख्या त्या कृती धारामध्ये घेतल्या आणि त्या वर्गांचे वर्गमूळ इस धारा में लिए, उस वर्गों के वर्गमूल इसमें लिए। वर्ग मातृक का अर्थ वर्ग को जन्म देने वाली जो संख्या है, हाँ, तो इन संख्याओं ने वर्ग को जन्म दिया है। 1 का वर्ग हुआ, 2 का वर्ग हुआ, 3 का वर्ग हुआ, इसलिए उसको वर्ग मातृक ऐसा शब्द रखा है, मतलब वर्गमूल लेना वर्ग मातृक से अर्थ। इसके अलावा कोई संख्या नहीं जो वर्ग को जन्म दे सके। हाँ, नहीं दे सके। और वो केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल के आगे की संख्याओं के वर्ग होते नहीं है, क्योंकि वो केवल ज्ञान से बड़े होते हैं, इसलिए वो संख्या इसमें नहीं आएगी। अब हाँ, कौन से 5 नहीं आया? 1 2 3 4 ये सब आ गए ना, इसमें 10 तक आ गए ना, 100 की अपेक्षा से 10 तक आ गए हैं, तो उस 10 तक की संख्याओं के वर्ग हो सकते हैं, इसलिए 10 तक के वर्गमूल आए यहाँ पर। अब जैसे यहाँ दूसरी आगे की धारा कौन सी है? अवर्ग मातृक धारा। अब इससे उल्टी जो है वो सब इसमें लेंगे, मतलब जो बची हुई है। हाँ, तो इसके पहला स्थान कौन सा आएगा? पहला स्थान कौन सा आएगा वो बताइए। पहले वर्गमूल में 1 जोड़ो। हाँ, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल में 1 जोड़ो, क्योंकि 1 से लेकर ये पूरी संख्या यहाँ तक आ गई ना लगातार। अब उसके आगे की संख्या नहीं है, वही इसमें आएगी, प्रथम वर्गमूल +1 +2 3 4 5 6 7 8 केवल ज्ञान पर्यंत जाओ। अंतिम स्थान कौन सा होगा? मतलब इन संख्याओं के वर्ग नहीं है, इन संख्याओं के वर्ग नहीं है। जैसे 10 के आगे 11 12 13 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के वर्ग नहीं है, इसलिए वो नहीं आए। इसको क्या कहा? ये अंतिम स्थान लिखना था, अंतिम स्थान केवल ज्ञान आएगा। आगे हाँ, मतलब इसमें ज्यादा आएंगे क्या इसमें ज्यादा आएंगे संख्या?
हाँ हाँ, ये वर्ग मातृक धारा बड़ी होगी। क्यों? मतलब ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल में तक गए तो इसमें ज़्यादा होंगी, लेकिन प्रथम वर्गमूल से भी केवल ज्ञान तक जाएंगे तो वो बड़ी संख्या है। प्रथम वर्गमूल गुणित प्रथम वर्गमूल करेंगे, जैसे उदाहरण में ले लो 10 गुणित 10 किया तो 100 हो गया, तो 11 से लेकर के 100 तक 90 संख्या हुई। इसलिए केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से केवल ज्ञान तक बहुत संख्या होगी। 1 से लेकर केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक जितनी संख्या हुई ये 1 भाग है और 2 भाग आगे की है संख्या। ऐसे कभी कभी ऐसे तुलना करते समय अपने को ये होता है। स्थान कितने बताएं कि केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल घटाओ माइनस केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल, तो उतनी संख्या इसमें होगी, तो वो बहुत ज़्यादा है। जैसे 100 माना अपन ने और उसमें से 10 कम किया तो 90 संख्या है इसमें। तो कौन सी धारा हुई? वर्ग मातृक धारा और अवर्ग मातृक धारा, ये दोनों मिलाकर के सब होंगे बराबर। ये 10 और 90 सब 2-2 जो है ना उसको जोड़ो तो बराबर सब स्थान होते हैं। माने कृति और घन धारा में वर्ग और घन लेना, घन का उल्टा अघन, जो घन नहीं है वो अघन लेना, मतलब एकदम सोपा है। वर्ग के उल्टा अवर्ग, मतलब जो संख्या वर्ग रूप नहीं है वो लेना। फिर यहाँ मातृक में क्या लेना? वर्गमूल लेना। जो जो संख्या वर्गमूल रूप है वो लेना, सब जिनकी संख्याओं का वर्ग हो सकता है, और अवर्ग मतलब जिसका वर्ग नहीं हो सकता है। ऐसे अब घन मातृक और अघन मातृक, जिन संख्याओं का घन हो सकता है वो घन मातृक। दस नंबर एक आहे ना, घन मातृक धारा। गाता घ्यायची राहिली का? 1 मिनिट तेवढे गाता घ्या करा। वर्ग मातृक धारा और वर्ग मातृक धारा के गाता लेते दो, फिर आगे पढ़ेंगे। इह वग्ग माऊ आए सौवग धारव चरिम रासिदु पडमं केवलमूलं तट्ठाणं चावितच्चेव। वर्ग मातृक धारा में इह मतलब इस धारा में वग्ग माऊ आहे सौवग धारव सर्व धारा के समान, चरिम राशिदु जो सर्वधारा सदृशी है, और इसका अंतिम राशि क्या है? पडमम केवल मूलम, मतलब इसमें लगातार सब संख्या, सर्वधारा में जैसे लगातार सब संख्या ली, इस प्रकार सब लगातार संख्या लेना 1 से लेकर के कहाँ तक लेना? केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक, उसके ही वर्ग हुए हैं। और उनके स्थान कितने हुए वर्ग मातृक धारा के? तच्चैव, केवल ज्ञान का जो पहला वर्गमूल है वे स्थान हो गए, उतने ही स्थान इस धारा में आएंगे, उतनी संख्या इस धारा में आएगी। अब आगे अवर्ग मातृक धारा बताते हैं। अकदिमाऊ आदि केवल मूलम सर्वमन्तं तु केवलमनेयमज्झं मूलोणं केवलं ठाणम्। अकदिमाऊ आदि, अकृति मातृक का आदि स्थान क्या होगा? केवल मूलम सर्वम, रूप सहित, रूप मतलब एक, रूप सहित केवल ज्ञान का पहला वर्गमूल, अभी पोस्ट दिया मैंने। केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल में 1 अधिक किया, वहाँ से अवर्ग मातृक धारा चालू हो गई। कहाँ तक? अंतम तो केवलम, अंत स्थान कौन सा है? केवल ज्ञान। अनेय मध्यम और बीच में अनेक स्थान हैं, फिर इसके स्थान कितने होंगे? कुल स्थान अवर्ग मातृक धारा के मूलूनम केवलम ठाणम, वर्गमूल से रहित केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का वर्गमूल माइनस करो तो जितनी संख्या आई उतने इस धारा के स्थान होते हैं, सर्वस्थान होते हैं। हाँ 11 से 100 तक, आपने उदाहरण में 11 से 100 तक माना, वो
अघन धारा अवर्ग मातृक धारा के स्थानों है। अब आगे घन मातृक धारा बता रहे थे। 64 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। घनमाउगस्स सौवग धारं वा सौव पश्चिम राशि आसन्नविन्दमूलं तमेव ठाणं वियाणाहि। घन मातृक धारा, तो घन को जन्म देने वाली जो धारा है मतलब माता, उसको कहते हैं घन मातृक धारा। तो जिन जिन संख्याओं के घन हुए हैं, जो घन धारा में स्थान है, उन सब के घनमूल इसमें ले लो। तो एक घन मातृक धारा में कौन कौन सी संख्या आएगी? 1 से लेकर के लगातार सब संख्या आएगी। जहाँ तक की संख्या के घन हुए हैं वो सब संख्या आएगी। 1 2 3 4 इस प्रकार केवल ज्ञान के कहाँ तक आएंगे ये संख्या? केवल ज्ञान के आसन्न घन का जो घनमूल है, घन मातृक है ना, घनमूल लेना है ना, केवल ये सब घनमूल लेंगे इसमें। आसन्न घनमूल तक केवल ज्ञान के आसन्न घन का जो घनमूल है, उदाहरण में अपने कितने 100 के आसन्न घन का हुआ 64। 64 का घनमूल क्या है? 4। तो 1 2 3 4 संख्या केवल आएगी इसमें। 4 के ये घन हुए उसमें उस अंक संदृष्टि की अपेक्षा से। और वास्तविक गणित में केवल ज्ञान का जो भी आसन्न घन होगा उसका जो घनमूल होगा वो इसका अंतिम स्थान होगा। तो कुल संख्या कितनी हुई? स्थान संख्या ये जो लास्ट संख्या है वो इतनी हुई ना, 1 से लेकर के एक बढ़ती हुई संख्या है। हाँ, तो सबके घन हुए। तो केवल ज्ञान के आसन्न घन का जो घनमूल है, आसन्न घनमूल तक, आसन्न घनमूल ये स्थान संख्याओं का प्रमाण हुआ। इतने स्थान, इतनी संख्या इसमें आएगी इस धारा में। कौन कौन सी संख्या आएगी, उसका पहला स्थान कौन सा, उसका अंतिम स्थान कौन सा, और सब मिला करके कितने हैं कुल, उसको स्थान कहते हैं। तो केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल प्रमाण अंक संदृष्टि से कितने होंगे? स्थान 4 होंगे, क्योंकि 4 संख्याओं के घन 100 के बीच में पाए गए। और इसके उल्टा अघन मातृक धारा, जिनके घन नहीं हो सकते हैं, मतलब उनका घन करेंगे तो केवल ज्ञान से अधिक ही होता है, तो वो सब अघन मातृक धारा में आएगी। आसन्न घन के घनमूल से लेकर के उसमें एक प्लस करो, केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल जो है, आसन्न घन का जो घनमूल है उसमें 1 जोड़ो और फिर 1 1 बढ़ाते जाओ। कहाँ तक जाना? 2 3 4 5 6 7 बढ़ाते हुए केवल ज्ञान पर जाएंगे। केवल ज्ञान अंतिम स्थान होगा। मतलब इन संख्याओं के घन नहीं हुए, जैसे 4 से आगे 5 का घन किया तो क्या हुआ? 100 से बड़ा हो गया, तो वो नहीं आया इसमें। उदाहरण रूप से वास्तविक गणित में केवल ज्ञान का जो आसन्न घन का घनमूल है उसके आगे के घन नहीं हुए। तो स्थान संख्या कितनी होगी? ये आधे अंत्य शुद्ध करेंगे ना। केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का घनमूल प्लस 1 माइनस करेंगे, केवल ज्ञान में से माइनस केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल प्लस 1 और बटे 1 ही होगा और प्लस 1 करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये नीचे घटा देंगे। हाँ, 1 से भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। जो प्लस है ऊपर का वो माइनस हो जाएगा। हाँ, और -1 घट जाएगा। हाँ, और केवल ज्ञान से केवल ज्ञान के घनमूल इतने कम रह जाएंगे। बराबर। मतलब ये केवल ज्ञान का घनमूल अधिक 1 करेंगे ना माइनस इसमें से। हाँ। तो केवल ज्ञान के घनमूल में वो ये हो रहा है, हो जाएगा।
एक नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये माइनस प्लस वो माइनस होता है ना, ये माइनस तो वो तो वैसे होते गया। है। एक वाला प्लस है ना, एक प्लस अंदर वाला, हाँ। ये माइनस हो जाएगा। हाँ, ए माइनस केवल ज्ञान के घनमूल माइनस एक प्लस एक, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये माइनस प्लस एक कट जाएंगे, कितने? तो केवल ज्ञान और माइनस केवल ज्ञान का आसन घनमूल इतना रह जाएगा। ये पढ़ना है ना अपने को। 64 नंबर की गाथा, 64 पढ़ी क्या? हाँ, 64 नंबर की पढ़ी थी शायद गाथा, उसका अर्थ लगाते हैं। घन माउगस्य सौवग धारवा, घन मातृक धारा जो है वो भी सर्वधारा के समान है। सौव पश्चिमो राशि, उसमें सबसे लास्ट, पश्चिम का अर्थ लास्ट, अंतिम, सबसे अंतिम राशि कौन सी है? आसन्न विंद मूलम, जो आसन्न घनमूल है केवल ज्ञान का, कि आसन्न घन का जो घनमूल है वह अंतिम स्थान है। और तमेव ठाणम, और वे उसके स्थानों की संख्या है। मतलब केवल ज्ञान के आसन्न घन का जो घनमूल है उतने ही स्थान इस धारा में होंगे, क्योंकि 1 से लेकर के वहाँ तक के स्थान लिए हैं तो उतने ही स्थान होंगे। 1 से लेकर 10 तक ही लिए हैं तो 10 ही स्थान होंगे इसमें। तो इसी प्रकार यहाँ समझना। अब अगण मातृक धारा कहते हैं आगे। तमृवसहिदमादि केलवलमवसानमघणमाउस्स आसन्न घणपदूणं केवलनानं भवेठाणं। तमृव सहिदम आदि, वो जो घन मातृक धारा का अंतिम स्थान हुआ, कौन सा अंतिम स्थान हुआ? केवल ज्ञान के आसन्न घन का घनमूल, ये अंतिम स्थान हुआ। उसमें एक जोड़ो, रुव सहिदम, एक अधिक करने पर इसका आदि स्थान है, अघन मातृक धारा का आदि स्थान है। और केवलम अवसानम, केवल ज्ञान अंतिम स्थान है, अवसान स्थान है, अवसान करता अंतिम होता है। अगणम आउस, मतलब अघन मातृक का स्थान है, अंतिम स्थान। और उसके स्थान कितने हैं? तो आसन्न घन पद ऊणम केवल नानम, जो आसन्न घन का पद मतलब घनमूल है, पद का अर्थ मूल लेना। आसन्न घन का जो घनमूल है वह उससे ऊण केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान में से अभी किया था ना अपने, केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का आसन्न घन मूल मिटाओ, घटाओ, आसन्न घनमूल। आसन्न घनमूल से रहित जो केवल ज्ञान है, उससे उन केवल ज्ञान है वही उसके स्थानों की संख्या है, क्योंकि यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगातार स्थान है ना, और ये स्थान नहीं है तो उसमें से स्थान घटाओ केवल ज्ञान में से। आसन्न घन के घन, जैसे अपन अंक संदृष्टि से 100 में से 4 घटाओ, कितने हुए? 96 हुए। घन धारा के स्थान घन मातृक धारा के स्थान समान होंगे। अघन मातृक, अघन धारा के स्थान और अघन मातृक धारा के स्थान समान होंगे दोनों, क्योंकि वो ही स्थान लिए ना वहाँ पर जो नहीं है वो। जो जो घन लिए उसके घनमूल इसमें लिए हैं, और जिसके घन नहीं, जो घन रूप संख्या नहीं है और जिसके घन नहीं है वो इसमें लिए हैं संख्या सब। ये हो गए। कितने धारा हो गए अपने? 11 धारा हो गई। 3 बच्ची है, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा और द्विरूप घनाघन धारा। ये बड़ी है इसमें, और इसको ही विशेष समझना है। बाकी का प्रयोजन बहुत कम है, बाकी की धाराओं का ज़्यादा प्रयोजन आता है वो शास्त्र में द्विरूप वर्ग धारा का, द्विरूप घन धारा का, द्विरूप घनाघन धारा का। यहाँ तक तो सरल है, ऐसा आगे भी सरल है, लेकिन यहाँ तक तो ये समझना। पहले कौन सी कही धारा? सर्वधारा। उसमें कौन सी संख्या आई? 1 से लेकर सब संख्या है केवल ज्ञान तक। दूसरी कौन सी धारा है? समधारा।
इसमें कौन कौन सी संख्या ली? सब सम संख्या ली, 2 4 6 वगैरह, हाँ आधे हुए। फिर विषम धारा में हाँ 1 से लेकर के 2 से बढ़ती हुई संख्याएं। वर्ग धारा में सब हाँ जो वर्ग रूप संख्या है 1 से लेकर के संख्या के जो वर्ग है वो सब उसमें दिए, और अवर्ग में जो वर्ग रूप संख्या नहीं है वो लिए। घन धारा में जो घन रूप संख्या है 1 से लेकर के सभी संख्याओं के जो घन है वो घन धारा में लिए, और अघन धारा में जो वर्ग घन रूप संख्या नहीं है, जो किसी के घन नहीं है, वे अघन में लिए। फिर वर्ग मात्रक में क्या लिए? सब वर्गमूल लिए, हाँ जो जो वर्गमूल है वो लिए सब। और अवर्ग घन मात्रक धारा में जो वर्गमूल नहीं है, जिनका वर्ग नहीं हो सकता है, वो सब संख्या अवर्ग मातृक धारा में आई। फिर घन मातृक धारा में सब घनमूल आ गए, जिन जिनके अपन ने घन किए हैं वो संख्या आ गई। और अघन मातृक धारा में जिनका घन नहीं हो सकता है वो सब संख्या इसमें आ गई। ये सरल है, इसमें एक बार आप पढ़ेंगे खुद तो समझ में आएगा। अब आगे 3 धाराएं हैं द्विरूप वर्ग धारा से लेकर के, ये सब इसको अपन कल विस्तार से समझेंगे। केवल अपन द्विरूप वर्ग धारा का अर्थ समझते हैं खाली। द्विरूप वर्ग धारा किसको कहना? तो जो 2 के वर्ग से लेकर के 2 का वर्ग करो और उसका वर्ग 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 करते जाओ, तो जो संख्या आएगी वो द्विरूप वर्ग धारा में आएगी। जैसे उदाहरणार्थ इसको कल ही देखेंगे, अब थोड़ा सा खाली ये बताती हूँ हिंट आपको। इसमें विशेष है कि कौन कौन सी संख्या इस धारा में आती है, वो इसमें समझ में आएगा अपने को। कौन सी है? 11वीं नहीं 12वीं ना, 12वीं द्विरूप वर्ग धारा। तीनों के नाम द्विरूप आया है पहले, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा और द्विरूप घनाघन धारा। द्विरूप वर्ग धारा में क्या करना है? 2 का वर्ग करते जाना। 2 का वर्ग क्या है? 4। 2 संख्या इसमें नहीं आएगी, 2 वर्ग रूप संख्या नहीं है। 2 का वर्ग वो पहला स्थान होगा, फिर उसका वर्ग 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 करते जाओ। 4 का वर्ग क्या होगा? 16। 16 का वर्ग 256। 256 का वर्ग 536। 536 का वर्ग, उसका वर्ग करो, वर्ग लिखो ऊपर। पन्नटी बोलते इसको, इसको पन्नटी संज्ञा है। हाँ फिर इसका वर्ग करते तो ऐसा, इसको संक्षेप में ऐसा लिखते हैं। ये 65,536 आगे नहीं लिखना, शास्त्र में से संक्षेप से, मतलब 65,536 गुणिले 65,536 बराबर जो संख्या आती है वो बादल है। बादल में आते 42, 94, 96, 72, 96 ये संख्या आती है। मतलब दोनों का इसका वर्ग करेंगे तो इतनी संख्या आती है। इसका नाम है बादल। और बादल की संक्षेप में लिखना है तो कैसे लिखना? खाली 42 और 2 लाइन करो। ये 2 लाइन मतलब आगे की सब संख्या ऐसा समझ लो, क्योंकि बार बार उतना लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए संक्षेप संदृष्टि उसको बोलते हैं। और पन्नटी की संक्षेप संदृष्टि ये है 65 और उसके आगे 2 लाइन। और इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1 कट्टी आएगी। इसका वर्ग 1 कट्टी है। 18 उसकी शुरुआत है, 18, 44, 19, 44 या 17, 44 आता है। 18, 44, 67, 44, 0, 73, 70, 95, 516, 16, 55, 16। 2 मोबाइल नंबर याद करो। 42 मतलब एक मोबाइल नंबर है ये। मोबाइल अंक कितना होता है? 10 होता है ना। अब ऐसा मोबाइल है इसलिए वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले सब याद करने पड़ते थे, अभी तो सब
उसमें आता है, इसलिए बटन दबाओ अपने आप नंबर आता है। 1844 67 44 077 नहीं 07374 70 7370 और 500 55 16 16 हाँ नहीं 9 लिखना पड़ेगा है ना एक, हाँ 955 16 16 ये पूरा वो याद करते, अभी याद होता है, फिर महीना 2 महीना जाएंगे तो भूल जाएंगे। अभी इतना करते तो याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। हाँ 1844 67 44 073 70 फिर 9 55 16 16 और ये बादल तो याद रहेंगे। तो ये सब क्या है, ये द्विरूप वर्ग धारा के बता रहे थे। ये पहला स्थान है 4, फिर उसका वर्ग 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 करते जाओ, कहाँ तक वर्ग वर्ग तक होगा, केवल ज्ञान तक। अब इसमें कौन कौन से स्थान आते हैं वो सब बीच में बताएंगे, क्योंकि जगन्य परिता संख्या युक्ता संख्या किस धारा में है, फिर उसके वर्गशाला का अर्धच्छेद, ये सब डिटेल इसका आएगा। पूरे कल एक वर्ग द्विरूप वर्ग धारा ही होगी अपनी पूरे 1 घंटे में। तो कल ही लेते इसको। हाँ 7 गाथा और उसके बाद में और नियम रूप गाथा है, बताइए। हाँ उसके नियम बताए हैं। ध्यान ओ जानिए, अपने निज स्वरूप को जानिए। मैं कौन हूँ इसका विचार कीजिए। जो हम अपने को मान रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। मैं अनादि अनंत एक ध्रुव त्रिकाली चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूँ। इस रूप से हम अपना वेदन कभी करते ही नहीं हैं। हमेशा पर्याय रूप से ही वेदन चल रहा है, अनुभव चल रहा है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं श्रोता हूँ। ये मेरा स्वरूप नहीं है। जो स्थायी स्वरूप है, ध्रुव है, सदा एक रूप है, वह मैं हूँ। तो मेरा स्थायी स्वरूप क्या है जानिए। यह मैं जीव द्रव्य हूँ। असंख्यात प्रदेश, अखंड असंख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र है। अनादि अनंत मेरा काल है। ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड यह मेरा भाव है। इस प्रकार ये द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावात्मक एक अखंड वस्तु है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी भेद नहीं है। वस्तु को समझने के लिए उसको 4 में विभक्त किया। वास्तव में यह मैं एक अखंड वस्तु हूँ। प्रदेश भेद रहित, काल भेद रहित, गुण भेद रहित, ऐसी एक अखंड वस्तु मैं हूँ। द्रव्य से अखंड, क्षेत्र से अखंड, काल से अखंड और भाव से भी अखंड। जानिए, स्वरूप चतुष्टयात्मक अपने अस्तित्व को जानिए। यही मेरा अस्तित्व है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। शरीर पर तो मेरी सत्ता ही नहीं है। कर्म का अस्तित्व भी मेरा नहीं है। स्त्री पुत्र मित्रादिक का अस्तित्व तो अपना है ही नहीं। जानिए, ये स्वरूप चतुष्टय रूप वस्तु ही मैं हूँ। ये स्वरूप चतुष्टय भीतर ही है। इसी शरीर के अंदर ये स्वरूप चतुष्टयात्मक स्वरूप अस्तित्वात्मक वस्तु है। उसको एक क्षण के लिए तो जानिए। अपने उपयोग को उसमें एकाग्र कीजिए।
हाँ यही मैं हूँ, ऐसे अहमपना की प्रतीति कीजिए। ये चैतन्य प्रतिभासित हो रहा है ना, यही तो मैं हूँ। इस चैतन्य के अलावा जो कुछ भासित हो रहा है वह मैं नहीं हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप सहज ज्ञान स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसा